तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लीफन बोल रहा होता है कि मुझे याद है जब मैं 20 साल का था तो पहली बार चूजो सिटी अपनी गर्लफ्रेंड बुसुआन के पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करने आया था, लेकिन जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा उसी ने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने दूसरे अमीर लड़के के साथ मिलकर मुझे मारा और वो कमीने उनमें तो थोड़ी सी भी दया नहीं थी। उन्होंने मुझे मारा और साथ ही साथ रेप करने के जुर्म में मुझे 10 साल की जेल करवा दी, जो कि मैंने कभी किया ही नहीं। और मेरे फादर जो कि उस समय पे खुद भी बीमार थे, उन्होंने अपना इलाज न करवा के मुझे छुड़वाने के लिए उन कमीनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी कि वो कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन उन कमीनों ने प्रॉपर्टी लेने के बाद भी कंप्लेन वापस नहीं ली। और जब मैं 10 साल बाद जेल से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, जिसके कारण मैं रास्तों पे रहता और भीख मांग कर खाना खाता। मेरी लाइफ एक कुत्ते जैसी हो गई थी जो कि बस अपनी लाइफ जी रहा है जिसका कोई मकसद नहीं। और इसी तरह कुछ सालों बाद मेरी मौत हो गई और फिर मैंने इमोर्टल वर्ल्ड में जन्म लिया, जहाँ पे मैंने 10,000 साल तक कल्टीवेट किया, जिससे मैंने अपनी बॉडी को एक इमोर्टल सुप्रीम बॉडी में बदल लिया। मैं इतना पावरफुल बना कि गॉड की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझसे आगे फाइट करे। और इसी तरह मैं बना इमोर्टल सुप्रीम गॉड ली ताइसुआन। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ी कामयाबी के साथ बड़े दुश्मन भी आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पावर्स को पाने के लिए एम्परर किन, वू सीजुन, जिनवू डीमन, ये तीनों जो कि सुप्रीम लेवल के गॉड कहलाते हैं, वो मुझसे मेरी हेवनली बुक को लेने आते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं इन तीनों को एक साथ नहीं हरा सकता तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, जिससे मेरे साथ उन तीनों की ही मौत हो गई। और फिर मैं अर्थ पे वापस रीबर्न हुआ अपनी पुरानी बॉडी में, जब मैं 20 साल का हुआ करता था। और ये मेरी हेवनली बुक की वजह से हुआ। और अभी फिलहाल मैं ट्रेन में हूँ जो कि चूजो सिटी जा रही है। फिर ली फैन को याद आता है कि वो उस टाइमलाइन में वापस आ गया है जब वो पहली बार चूजो सिटी अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से उसकी शादी की बात करने गया था। ली फैन डिसाइड करता है कि अब वो पहले की तरह गलती नहीं करेगा और वो उन सभी लोगों से बदला लेगा जिसकी वजह से उसके और उसके फादर की मौत हुई। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन चूजो सिटी के स्टेशन पर आ गई होती है। ली फैन अपना सामान लेके टैक्सी में बैठ जाता है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है तो उसके फोन पर कॉल आता है जो कि वुसुआंग का होता है। वुसुआंग कॉल पे चिल्ला रही होती है कि ली फैन, तुम कहाँ मर गए? पार्टी शुरू हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है, क्या तुम यहाँ आना भी चाहते हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हम देखते हैं कि ली फैन कॉल को काट देता है और वो सोच रहा होता है कि पिछली बार इस लड़की की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। मेरी इसके साथ मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा और मुझे रेप करने के जुर्म में 10 साल की जेल करवा दी, जिससे मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि क्या फर्क होता है जब आप एक इमोर्टल सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली फैन जिस टैक्सी में बैठा था ना, उस टैक्सी से आके एक कार टकराती है। ड्राइवर कार को स्टॉप करता है और पीछे मुड़कर कहता है कि सर आप ठीक है ना? लेकिन वो देखता है कि ली फैन टैक्सी में नहीं होता। हम देखते हैं कि जो कार ली फैन की टैक्सी से आके टकराई थी ना, वो पुल से नीचे गिरने वाली होती है। तभी ली फैन पीछे से आके कार को पकड़ लेता है, जिससे वो कार गिरने से बच जाती है। वहीं बाकी लोग इस चीज का वीडियो बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि अगर मैं ये होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखता ना, तो मैं इस चीज पर कभी विश्वास ही नहीं करता कि एक ह्यूमन के पास भी इतनी पावर हो सकती है कि वो अपने हाथों से एक कार को रोक सके। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि क्या इस लड़के को गॉड से डिवाइन पावर्स मिली है क्या, जो कि ये लड़का इस तरह का काम कर पा रहा है? वहीं हमारा लीफन सोच रहा होता है कि ये ह्यूमन नेचर मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है। अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना और वो मर भी रहा हो ना, तो ये लोग उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसकी मदद के लिए फोन नहीं करेंगे। जब इनका वीडियो शूट हो जाएगा ना, तब कहीं वो लोग उसकी मदद के लिए फोन करेंगे। इस तरह के लोगों को ना मैं काट काट के अपनी इमोर्टल वर्ल्ड में कुत्तों को खिला दिया करता था। हम देखते कि उस गाड़ी में से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की निकलती है। वो बूढ़ा आदमी ली फैन के पास आके बोलता है, मेरा नाम चू तियानजेंग है और यंग मैन तुमने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। कहीं आपको चोट तो? ली फैन बोलता है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। चू तियानजिंग बोलता है, बिना कुछ मांगे आपने हमारी मदद की, तो अगर आपको फ्यूचर में चूजो सिटी में किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप बस मुझे कॉल करना, मैं आपकी मदद करने तुरंत आ जाऊंगा। हालांकि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी चू फैमिली चूजो सिटी की टॉप फैमिली में से एक है। ली फैन कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से उस बूढ़े आदमी के साथ जो लड़की थी ना, वो चिल्लाते हुए कहती है कि वहीं रुक जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी चू फैमिली ना किसी का ऐसा नहीं रखती। चू तियानजेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनील चुप हो जाओ, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, उन्होंने हमारी जान बचाई है। ली फैन सोचता है कि लगता है ये चू फैमिली वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो वो कहता है कि मुझे 100,000 ईयर जिनसेंग चाहिए, जिससे मैं ये मोटर बोन्स को रीसेव कर पाऊँ, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो माननीय चू फैमिली? चू तियानजिंग कहता है कि यंग मैन तुम ना बहुत ही अच्छा मजाक करते हो, ये लड़की मेरी पोती चू सूलियन है। मुझे लगता है जब वो छोटी थी ना, तभी से मैंने उसको कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। और हाँ यंग मैन, मुझे ना तुम चूजो सिटी से नहीं लगते,
तो मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक बंदा पीछे से लीफेन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कह रहा होता है कि तू कमीने, तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैंने बड़ी मेहनत से चूतियान सिंह की कार का ब्रेक फेल किया था और तूने उसे बचा लिया। तू कमीना कहीं का, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। हम देखते हैं कि लीफेन उस बंदे के अटैक को महसूस कर लेता है और वो अपने डिवाइन पावर्स का यूज करके उस बंदे के अटैक को हवा में ही रोक लेता है, जिस देख के वो बंदा बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने मेरे अटैक को हवा में कैसे रोक लिया। हम देखते हैं लीफेन उस बंदे पर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करता है और उसे दूर फेंक मारता है और सोचता है कि तुझ जैसा मोटल मुझ जैसे इमोर्टल सुप्रीम कोर्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, तू ना मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। ये देखकर चू तियानजिंग शॉक हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का, इसने बिना हाथ लगे उस बंदे को फेंक दिया, क्या ये बंदा किसी सीक्रेट फैमिली का ग्रैंड मास्टर है क्या? लेकिन मैंने तो सुना था कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ना, वो अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेट करते हैं, तब जाके वो कहीं ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो ये लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, उसकी पावर ग्रैंड मास्टर की पावर से कैसे मैच कर सकती है? दूसरी तरफ हम सुलेन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये बंदा कौन है जिसने कि उस असिस्टेंट को बिना हाथ लगा ही मार दिया। फिर हम देखते हैं लीफेन को जो कि बोल रहा होता है कि ये असिस्टेंट ना तुम लोगों को मारने आया था, ना कि मुझे, लेकिन इसकी किस्मत खराब है जो कि इसने पहले मुझे मारने की कोशिश की। यही इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण आज ये मारा गया। फिर हम देखते हैं चू तियानजिंग को जो कि जल्दी से लीफेन के पास आके झुकते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर हमें माफ करना, हमें आपको पहचानने में देरी हो गई और हो सके तो हमारे बिहेवियर के लिए हमें माफ कर देना। आज आपने हमारी 2 बार जान बचाई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको इसके लिए कैसे रीपे करूंगा। हम देखते हैं कि लीफेन को अचानक से एक ऑरा फील हो रहा होता है जो कि चू तियानजिंग ने जो नेकलेस पहना होता है उसके अंदर से आ रहा होता है, जिसे देखकर लीफेन सोच रहा होता है कि ये नेकलेस शायद चूजो डिवाइन स्टोन से बनाया गया है जो कि उसे कल्टीवेट करने में बहुत ही मदद करेगा। चू तियानजिंग कहता है कि अगर आपको ये नेकलेस पसंद आया है तो आप इसे ले सकते हैं। लीफेन नेकलेस लेने के बाद कहता है तुमने मुझे अपनी मदद करने के बदले में ये नेकलेस दे दिया है, तब हमारे बीच में सब इक्वल हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि लीफेन वहाँ से चला जाता है। ये देख सुलेन अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा आपने उस नेकलेस को क्यों दे दिया? वो नेकलेस तो आपको बहुत ही पसंद था ना, और आप तो उस नेकलेस को बहुत ही लंबे समय से पहन रहे थे। चू तियानजिंग सुलेन को बताता है कि क्या तुम लोंग तियांग गैंग को जानती हो जो कि मिलिट्री बेस से है? लोंग तियांग गैंग एक गैंग है जिसमें साउथ ईस्ट के सभी एक्सपर्ट शामिल हैं। इसका नाम सुनते ही दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन कांपने लगती है, जिनका एक बंदा भी 2000 लोगों को अकेला ही मार सकता है। ये सुनकर सुलेन कहती है कि हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन ग्रैंडपा अभी आप उनके बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? चू तियानजिंग बताता है कि अभी जिस बंदे ने हमारी जान बचाई ना, वो पूरी की पूरी लोंग तियांग गैंग के बराबर का है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चूजो सिटी का एक फेमस 5 स्टार होटल व्हाइट सॉन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। हम देखते हैं कि लीफेन भी वहाँ आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, तो मुझे याद है यांग साओ ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन इस बार मैं उसे बताऊंगा कि कैसा फील होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करे। तभी पीछे से कोई लीफेन को बुला रहा होता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं वू शुआंग होती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है लीफेन तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मुझे वेट करते हुए पूरा आधा दिन बीत गया है और तुम अब जाके यहाँ आ रहे हो। लीफेन बोलता है तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब आना है और कब नहीं। लीफेन की बात सुनकर वू शुआंग सोचती है कि आज लीफेन इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? क्या ये वही लीफेन है जो कि पहले मेरे पीछे एक कुत्ते की तरह चुपका रहता था? तो आज ये इस तरह से बात क्यों कर रहा है? तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि वू शुआंग से कहती है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो कि आज गांव से यहाँ आया है? ये तो दिखने से गांव का गवाह लगता है। लीफेन सोचता है इस औरत को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसका नाम सू शियाओइंग है जो कि मेरी पुरानी लाइफ से ही मुझे नीची नजरों से दिखती है। इसके लिए मैं एक गवार हूँ जिसके पास ना ही बड़ा घर है ना ही पैसा। वू शुआंग कहती है लीफेन तुम इस तरह के 5 स्टार होटल में ये किस तरह के कपड़े पहन के आए हो? क्या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिला पहनने को जो कि तुम ये फटी चोरों वाले कपड़े पहन के आ गए? क्या तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? हम देखते हैं सू शियाओइंग वू शुआंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है तुम्हें ना इस जैसे गाँव के गवार पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम ना मेरे साथ चलो, हम और कहीं चलते हैं। इसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पिछली लाइफ जैसा ही है जो कि अभी तक नहीं बदला। फिर हम देखते हैं लीफेन एक चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। हम देखते हैं यांग साओ को जो कि वू शुआंग को कहता है लीफेन एक गांव का गवार है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद घर वापस चला जाता, लेकिन इसे देखो ये तो यहीं बैठकर अपनी बेइज्जती होने दे रहा है। वही वू शुआंग सोच रही होती है लीफेन मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन तुम यांग साओ के मुकाबले ज्यादा खास भी नहीं हो। यांग साओ वू शुआंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि वू शुआंग तुम किस चीज का वेट कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? तो मेरे साथ चलो, हम लीफेन को जाके बता देते हैं। वू शुआंग शर्माते हुए कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि यांग साओ और वू शुआंग दोनों ही लीफेन की तरफ आ रहे होते हैं। तभी पीछे खड़े लोगों में से एक बंदा कहता है कि क्या ये बंदा ब्रदर यांग साओ की स्ट्रेंथ को नहीं जानता? अगर मैं उसकी जगह होता ना तो यहाँ से कब का भाग गया होता। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमारे पूरा सही कह के गए हैं, हमें कभी भी किसी अमीर बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। वहीं
इस बंदे को देखो जो कि दिखने में ही गांव का गवाह लगता है और वो ब्रदर यांगसो से पंगा ले रहा है। वही लीफेन सोच रहा होता है कि फाइनली अब ये स्टार्ट होगा, मैं कब से इसी चीज का तो वेट कर रहा था। यांगसो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम ही लीफेन हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं कि लीफेन यांगसो से हाथ नहीं मिलाता और बोलता है मैं ना सिर्फ अपने दोस्तों से ही हाथ मिलाता हूँ और तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे दोस्त बन सको। ये सुन यांगसो चिढ़ते हुए बोलता है तू साले गांव का गवार, मैं ना तुझसे पहले बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना जिसकी जितनी औकात होती है उसे उतनी ही इज्जत दी जाती है, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। वही हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि चिल्लाते हुए बोलती है लीफेन तुम्हें ना यांगसो से माफी मांग लेनी चाहिए। यांगसो ना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, जहाँ तुम फ्यूचर में काम करने वाले हो तो तुम्हें उससे अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। हम देखते हैं सू शियाओइंग को जो कि कह रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वुशुआंग ने इस जैसे गवार को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रखा है, मतलब देखो ना इसके कपड़े भी कितने गवारों वाले हैं। फिर हम एक नई लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है यांगशाओ और सियाओइंग का बॉयफ्रेंड ये दोनों ही लीफेन से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर हैं। यांगशाओ बोलता है तुमने सुना ना यहाँ कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता, तो तुम ना यहाँ से अपने गाँव वापस चले जाओ और वुशुआंग को भूल जाओ क्योंकि तुम उसके लायक नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और नया बंदा आ रहा होता है जो कि लीफेन से कहता है कि लीफेन मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और अगर तुम्हें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम करना है ना तो तुम्हें यांगशाओ से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम ना उस चेयर से उठ जाओ, तुम वहाँ बैठने के लायक नहीं हो। प्रेसिडेंट माँ आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, तो क्या यांगशाओ यहाँ बैठने के लायक है क्या? तुम जैसा गरीब जिसकी तो इस 5 स्टार होटल में खाना खाने तक की औकात नहीं है, वहीं मेरे पास इस होटल के कुछ शेयर्स हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उस चेयर पर बैठने के लायक नहीं हूँ? ये सुनकर लीफेन सोचता है कि यांगशाओ तुमने गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, तुम नहीं जानते कि आखिरकार मैं कौन हूँ, लगता है मुझे अपना थोड़ा रुतबा दिखाना ही पड़ेगा। फिर लीफेन चेयर पर मैजिक स्पेल कर देता है और यांगशाओ से कहता है अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और आशा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ बैठने का रिग्रेट फील नहीं होगा, लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल गई है। फिर यांगशाओ चेयर पर जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो चेयर पर बैठता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, वो देखता है कि उसके पीछे आग लग गई होती है। ये देखकर वुशुआंग आग को बुझाने आती है, लेकिन हम देखते हैं कि वुशुआंग के स्कर्ट में भी आग लग जाती है। वो चिल्ला रही होती है कि जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि जल्दी से पानी लेकर आता है और वो यांगशाओ और वुशुआंग दोनों के ऊपर ही पानी फेंक देता है जिससे आग बुझ जाती है। यांगशाओ सोच रहा होता है कि आखिर मेरे बैठने से चेयर पे आग कैसे लग गई। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जो लैंप होता है वो सेक करने लगता है और अगले ही पल वो नीचे गिर जाता है जिससे यांगशाओ को थोड़ी चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं यांगशाओ के बंदों को जो कि यांगशाओ को उठाते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, हमें ब्रदर यांगशाओ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अगर ब्रदर यांगशाओ को कुछ हो गया ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो यांगशाओ को लेके कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो उनकी कार में आग लग जाती है। वहाँ खड़ी सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से वहाँ से हट जाओ, कार में आग लग चुकी है। ये देखकर लीफेन सोच रहा होता है कि तुम चीटियां, तुम ना मुझे बहुत ही अच्छे से इंटरटेन कर रहे हो, तो तुम अपना रोल इसी तरह निभाते रहो और तुम्हें मेरा अटेंशन भी मिलेगा। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि लीफेन के पास आके कहती है कि लीफेन आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और कल हमारा मैरिज प्रपोजल है, तो तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। लीफेन सोच रहा होता है कि ये कुतिया ये अभी भी मुझसे शादी करना चाहती है, ये अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभा रही है, ये दिखा रही है कि इसको मुझसे शादी करनी है, लेकिन असल में इसको मुझसे शादी नहीं करनी। चलो देखते हैं कि अब ये कल क्या नाटक करने वाली है। फिर लीफेन वहां से जाते हुए सोचता है यांगशाओ मेरे छोटे से मोटल, आज तो मैंने बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेला है और ये तो खेल की शुरुआत है, तुमने जो मुझे दर्द दिया है ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। और मेरी चीटियां कल का मैरिज प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बदले में मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा कि तुम किसी चीटी को भी मारने की गलती नहीं करोगे। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि सोच रही होती है कि लीफेन इतनी दूर से मुझसे मिलने आया था और मैंने लीफेन से इस तरह से बात की, चलो छोड़ो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, मुझे मेरा मकसद नहीं भूलना चाहिए। फिर हम देखते हैं सू शियाओइंग को जो कि वुशुआंग को कहती है कि तुम्हें ना उस गांव के गवार को भूल जाना चाहिए, वो और तुम एक दूसरे के नहीं बने हो, तुम्हें ना यांगशाओ को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड इंपीरियल क्लब में काम करता है, वो वहाँ मैनेजर की पोस्ट पर है, उसने मुझे बताया था कि वहाँ पर एक रूम खाली है, तो चलो हम वहाँ पर घूमने चलते हैं जिससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा, तो तुम पहले घर जाकर अपने कपड़े बदल लो, फिर हम वहाँ चलते हैं। फिर हम देखते हैं लीफेन को जो कि होटल से बाहर आ गया होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है जो कि सुलियन की होती है। सुलियन कॉल पर कह रही होती है मिस्टर लीफेन अभी आप कहाँ हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप अभी अभी चूजो सिटी आए हैं, तो मुझे लगा कि अभी आपको रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली होगी। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे आपको शहर घुमाने को कहा है, तो अगर आपको जगह की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लीफेन बोलता है मानिए चू फैमिली, मैं आपकी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ये महान आदमी अभी चूजो सिटी के मेन चौराहे पर है, तो आप यहीं आके मुझे ले जा सकते हैं। इतना कह के वो कॉल काट देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि लीफेन से कहती है मिस्टर क्या आप कुछ फूल खरीदना चाहते हैं? फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि सोच रही होती है कि बहुत समय हो गया है, मुझे कुछ अच्छा खाए, आज मैं इस बंदे को मस्त स्वाद अनुसार मसाले लगाकर खाने वाली हूँ। वो लीफेन से कहती है यंग मैन
मुझे लगता है कि तुम्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं मेरे घर में अकेली रहती हूँ, तो क्या तुम मेरे घर चलना पसंद करोगे? लीफन बोलता है, ये मूर्ख छोटी चुड़ैल, अपनी छवि सुधार। तुझ में इस महान इमोर्टल गॉड को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, तो तू और कहीं जा और किसी दूसरे तुच्छ प्राणियों को खा और मेरे सामने से हट जा। अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं। वो लड़की ये सुन हैरान हो जाती है और वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? लीफन बोलता है, ओहो, क्या ये चुड़ैल मेरे साथ खेल खेलना चाहती है? लेकिन इसमें इतनी पावर्स नहीं है कि ये मुझ जैसे इमोर्टल गॉड को मारने की कोशिश कर सके। तो तू किसी तुच्छ प्राणी को मारने की कोशिश कर और उन्हें खा। मेरे सामने से हट जा, वरना तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। अच्छा, तो तुम मेरी पावर्स को देख सकते हो, शानदार। लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर हम देखते हैं उस चुड़ैल को जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लीफन की पावर्स को अपने अंदर खींच रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। वो कहती है कि इतना ज्यादा एनर्जी का प्रेशर, क्या ये एनर्जी इस लड़के के अंदर से आ रही है? ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मैं इस एनर्जी को नहीं संभाल सकती, लगता है मैं अभी यहीं फट जाऊंगी। फिर वो महसूस करती है कि उसकी कल्टीवेशन पावर एक ही झटके में गायब हो जाती है। वो रोता हुआ चेहरा बनाकर कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो जिसने कि मेरी आज तक की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया? तुमने मुझसे मेरी कल्टीवेशन पावर्स को छीन लिया। लीफन अपनी पावर्स को दिखाते हुए कहता है कि हे मूर्ख चुड़ैल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते से हट जा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। लेकिन तुझ जैसी मूर्ख चुड़ैल जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं, जो कि एक गॉड को नहीं पहचान सकी और मुझे फाइट के लिए चैलेंज देने लगी, कितनी मूर्ख है तू। तो चलो अब मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, तुझसे बात कर कर मेरा समय बर्बाद हो रहा है। वो चुड़ैल गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं गलत थी, मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे मारना मत। तभी वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है कि ओए गधे, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? उस मासूम जवान लड़की को जाने दे, उसे परेशान करना बंद कर। आज ना मेरा मूड अच्छा है, वरना तेरे चेहरे पर इतना मारता कि तेरा चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो जाता। फिर वो ड्राइवर उस चुड़ैल से कहता है कि मिस, आप ना मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। फिर वो चुड़ैल जल्दी से भागते हुए कार में बैठ जाती है। फिर कार वहां से जाने लगती है। वहीं हमारा लीफन सोच रहा होता है कि आज तो मैंने इस छोटी सी चुड़ैल को जाने दिया, लेकिन मैंने उसकी पावर्स को छीन लिया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उसमें थोड़ी पावर्स बची है। अगर वो मेरे रास्ते में दोबारा आई तो पक्का वो मेरे हाथों से मारी जाएगी। फिर हम देखते हैं उस चुड़ैल को जो कि सोच रही होती है कि आज तो मैं मन नहीं वाली थी, वो तो अच्छा हुआ टैक्सी ड्राइवर वहां आ गया। फिर हम देखते हैं उस टैक्सी ड्राइवर को जो कि कह रहा होता है, मिस क्या आप ठीक हैं? मैंने अभी नोटिस किया कि आपकी फूलों की टोकरी वहीं गिर गई है, तो आप एक फूल बेचने वाली हैं जो कि फूल बेचकर पैसे कमाती हैं। चुड़ैल कहती है, हाँ, मैंने ना अपने घर के पीछे कई तरह के सुंदर फूल लगाए हैं जिन्हें मैं बेचकर पैसे कमाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि चुड़ैल एक तरह स्माइल देते हुए कहती है कि तो क्या आप मुझसे कुछ फूल खरीदना चाहते हैं क्या? मेरा घर ना सिनसान माउंटेन के पीछे है, तो आप सीधा वहीं चलिए। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि उस आदमी ने मेरी पावर्स को छीन लिया, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि वो मेरी सारी पावर्स को नहीं छीन पाया। और अब मुझे पावर्स को वापस पाने के लिए थोड़ी लाइफ फोर्स की जरूरत है। तो अब समय हो गया है कि मैं लाइफ फोर्स इकट्ठा करूं, जो कि मैं पहले इस ड्राइवर को मारने से लूंगी। फिर हम देखते हैं ड्राइवर को जो कि सोच रहा होता है कि शिनचाओ माउंटेन, ये तो कोई सुंगेला सुंगेला लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लीफन को जिसके पास एक लग्जरी कार आके रुकती है। हम देखते हैं उस कार में से कोई बाहर निकल रहा होता है जो कि सूलियन होती है। वो लीफन से कहती है, मिस्टर ली, देखिए हम एक बार फिर से मिल गए, आपको ये कार कैसी लगी? ये लैम्बोर्गिनी डियाब्लो है, क्या आप एक राइड लेना पसंद करेंगे? लीफन कहता है, ओह ये तो मिस सूलियन है, आपकी कार तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और मैं आपको आपके दादाजी के प्रति थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए रहने का इंतजाम किया। फिर हम देखते हैं वो दोनों कार में बैठ गए होते हैं। सूलियन पूछती है कि मिस्टर ली, मेरे आने से पहले वो दोनों कौन थे? कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रहे थे ना? अगर आप चाहो तो मैं उनको सबक सिखा सकती हूँ। लीफन कहता है, कोई जरूरत नहीं, इन छोटी मोटी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग पागल होते हैं जो कि खुद पर ही मुसीबत मोल लेते हैं। अब उस ड्राइवर के साथ जो भी होगा उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा। सूलियन कहती है, क्या ड्राइवर खुद ही जिम्मेदार होगा? इससे आपका मतलब क्या है? तभी उस टैक्सी ड्राइवर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो चुड़ैल उस ड्राइवर को खा रही होती है, जिसे देखकर सूलियन घबरा गई होती है। वो लीफन से पूछती है कि वो लड़की आखिरकार वहाँ क्या कर रही है? लीफन बताता है कि वो लड़की एक चुड़ैल है जो कि अपना खाना खा रही है, इसमें बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं। इस दुनिया में ऐसी कई असाधारण चीजें हैं मिस सूलियन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे जैसे गॉड के सामने ये तो बस एक चींटी बराबर है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुन सूलियन सोचती है, क्या ये मिस्टर डी क्या कह रहे हैं? डरो मत। लेकिन आखिरकार मैं क्यों ना डरूं? वो लड़की एक चुड़ैल है जिसने कि एक इंसान को खा लिया और मिस्टर डी कह रहे हैं कि डरो मत। लेकिन आखिरकार मिस्टर डी को इस बारे में कैसे पता था? क्या मिस्टर डी इन चीजों के बारे में जानते हैं क्या? फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इम्पीरियल क्लब के बाहर आ गए होते हैं। सुलिन कहती है, मिस्टर ली आप अंदर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं कार को पार्क करके आती हूँ। फिर हम देखते हैं लीफन को जो कि अंदर चला जाता है।
जैसे ही वो अंदर आता है तभी एक बंदा लीफेन को रोक लेता है और वो कहता है तुम ना यहीं रुक जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ क्या करने आए हो। लीफेन बताता है मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ रहने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ रहने आया हूँ। वो बंदा कहता है कि तुम जैसा गरीब यहाँ रहने आया है, क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है? लीफेन बताता है नहीं मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, लेकिन शायद मेरे फ्रेंड के पास होगा जिसने कि मुझे यहाँ बुलाया है, वो अभी कार पार्क करने गई है। वो बंदा कहता है कि हम ना सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्व करते हैं, अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो तुम ना यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, वो ना तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। तभी वहाँ एक दूसरा बंदा आता है जो कि इस जगह का मैनेजर होता है। वो कहता है कि क्या दिक्कत है? तभी पहले वाला बंदा कहता है कि मेजबान ये गरीब कह रहा है कि वो यहाँ रहने आया है। फिर हम देखते हैं मेजबान को जो कि बोल रहा होता है तुम तो लीफेन हो ना, तुम जैसा गरीब यहाँ रहने आया है जिसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते वो यहाँ रहेगा, क्या मजाक है? लीफेन बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैनेजर वान बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे इतना जल्दी कैसे भूल गए, हम अभी तो पार्टी में मिले थे, मैं सुशियाविंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह तो तुम सुशियाविंग का बॉयफ्रेंड हो? और वो कुतिया बात तो ऐसे कर रही थी जैसे उसका बॉयफ्रेंड टोनी स्टार्क हो, लेकिन देखो वो तो एक बस छोटा सा मैनेजर निकला। मैनेजर वान बोलता है तुम गाँव के गवाह कहीं के, तुम जानते भी हो कि ये जगह कौन सी है? यहाँ ना चूजो सिटी के सारे हाई क्लास लोग आते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ रहोगे, क्या तुम्हारी इतनी औकात हो गई? तुम्हारे जैसे लोग 200 रुपए वाले होटल में भी जाएंगे ना तो वहाँ पर भी उन्हें रूम लेने के लिए ईएमआई करना पड़े। लीफेन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ मेरे फ्रेंड के साथ आया हूँ जो कि मेरे लिए बिल पे करेगी, अगर तुम्हें विश्वास ना होना तो जब वो कार पार्क करके आ जाए ना तो उसी से पूछ लेना। मैनेजर वान बोलता है कि तुम्हारे जैसा गरीब का दोस्त भी गरीब ही होगा, अब दोनों गरीब मिलके यहाँ बार्गेनिंग करेंगे कि हमें एक रूम दे दो। तभी वहाँ वो शुआंग और सू शियाओइंग आ जाती है। वो शुआंग लीफन को देखकर कहती है कि आखिरकार लीफन यहाँ क्या कर रहा है? मैनेजर वन वो शुआंग से कहता है कि ये मुझसे कह रहा था कि ये यहाँ रहने आया है और इसके लिए इसका फ्रेंड यहाँ का बिल पे करेगा, ये कितना फनी है ना। ये सुन वो शुआंग कहती है लीफन तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम क्या मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम्हें आखिरकार पता भी है कि ये जगह कौन सी है? लीफेन बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना यहाँ मेरी फ्रेंड मुझे लेके आई है और वो ही मेरे लिए यहाँ का बिल पे करेगी। वो शुआंग कहती है कि लीफेन तुम ना अपनी बड़ाई दिखाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारा ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जो कि तुम्हारे लिए यहाँ का बिल पे कर सके, तुम ना यहाँ इसलिए आए हो कि तुम्हें मेरा अटेंशन मिल सके। तुमने ना आज मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया है, तुम क्या थोड़ी देर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? लीफेन कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और जो तुम यांगसाओ के पीछे फिरती हो उसका क्या? वो शुआंग कहती है मैं उसके साथ क्या करती हूँ और क्या नहीं उससे तुम्हें लेना देना नहीं होना चाहिए, तो तुम ये बकवास करना बंद करो। लीफेन कहता है तुम लोगों को जो समझना है तुम लोग वो समझो, देखिए आज मैं यहीं रहने वाला हूँ। वो शुआंग कहती है क्या ऐसा है तो फिर मुझे भी देखना है कि तुम यहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड हो भी या नहीं। तभी वहाँ सूलियन आ जाती है और वो कहती है हाँ मिस्टर ली यहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड हैं। सूलियन को देखकर मैनेजर वान और वो बंदा दोनों ही हैरान हो गए होते हैं। मैनेजर वान पूछता है कि मिस सूलियन आप यहाँ कैसे? सूलियन कहती है मैनेजर वान आपका कहने का मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? और वो कहती है मिस्टर ली हमारे इम्पोर्टेड गेस्ट हैं जिन्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उन्हें खुद ही पिकअप करने गई थी और तुम उन्हें यहाँ से निकाल रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और अपने आप को थप्पड़ मारो जब तक कि मिस्टर ली सेटिस्फाइड ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि मेजर वान और वो बंदा दोनों ही अपने घुटनों पर आ गए होते हैं। वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हम मिस्टर लीफेन को नहीं पहचान पाए कि ये मिस्टूरियन के गेस्ट हैं, हम गधे हैं, हमें कभी भी एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। फिर हम वूशुआंग को देखते हैं जो कि सू शियाओइंग से पूछ रही होती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इससे इतना क्यों डर रहा है। शियाओइंग बताती है कि वो ना मिस चू है, पिछले साल उनके गेस्ट को किसी ने इसी तरह से रोका था तो उन्होंने उसे इतना मारा कि उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। वही हम वूशुआंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि लीफेन मिस चू के साथ क्या कर रहा है, कहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते ना? लीफेन तुम ना एक धोखेबाज हो जिसने कि मुझे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं सूलियन को जो कि कहती है चलिए मिस्टर ली अब हम यहाँ से चलते हैं। सूलियन वूशुआंग को देखते हुए सोच रही होती है कि ये लड़की अंधी है क्या जो कि इसने मिस्टर ली जैसे इंसान को जो कि अपने आप में ही एक हीरा है उन्हें छोड़ दिया। चलो छोड़ो मुझे क्या, इसमें तो उसी का नुकसान है ना। फिर वो लिफ्ट से वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वूशुआंग सोच रही होती है कि लीफेन तुम ना बस वेट करो, अभी ना मिस चू तुम्हारे साथ खेल रही हैं, लेकिन जब वो तुम्हें छोड़ देंगी ना तब तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे। फिर हम देखते हैं लीफेन और सुलियन दोनों ही कमरे में आ गए होते हैं। सुलियन लीफेन से कहती है कि मिस्टर ली मैं ना आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, उन्हें मेरी तरफ से एक सम्मान की तरह देखिएगा। लीफेन कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम मेरी डिसाइपल बन सको।
सुलेन कहती है, मिस्टर ली, अगर आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे ना, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो मनी मन सोच रही होती है कि कल्टीवेशन वो है जो कि मैं बहुत ही लंबे समय से करना चाहती थी, और अब जब मेरे सामने एक ग्रैंड मास्टर है तो मैं ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लीफन कहता है, मिस चू, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये सब करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं ना आपको अपना डिसाइपल बनाने के लिए रेडी हूँ। आपको उसके लिए ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये सुन सुलियन कहती है, मास्टर आप ना बहुत ही अच्छे हैं। लिफिन कहता है, तुम्हें ना मुझे मास्टर कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम अब से मुझे टीचर कहोगी, और इस चीज का ध्यान रखना कि अब से तुम मेरी स्टूडेंट हो। हमारा ताइशुआन क्लैन कोई सेक्ट नहीं, लेकिन हम इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं। सुलियन कहती है, टीचर मैं समझ गई, लेकिन हमारा ये ताइशुआन क्लैन है कहाँ? लिफिन बताता है कि हमारा क्लैन ना इस दुनिया से दूर दूसरे यूनिवर्स में है, जहाँ कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। लेकिन शायद कभी तुम वहाँ जा पाओगी। जब तुम थोड़ी पावरफुल हो जाओगी ना, तो ये तुम्हारा टीचर तुम्हें पक्का वहाँ ले जाएगा, और तुम्हें हमारे क्लैन को दिखाऊंगा जो कि एक स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। सुलिन कहती है, टीचर आप ना मुझे उदास लग रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो कि आपको उदास कर रही है? लिफन कहता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे परवाह है, और मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आ गया। फिर हमें लिफन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लिफन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जूली, तुम्हारी कल्टीवेशन पावर्स पहले ही बहुत ज्यादा है, तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो? जूली कहती है, बिग ब्रदर लिफन, मुझे ना अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ताकि एक दिन जब आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं इतनी तो काबिल रहूं कि मैं आपके साथ खड़ी रहकर आपकी मदद कर पाऊं। लिफन सोच रहा होता है, जूली, मैं आशा करता हूं कि तुम अभी भी ठीक होगी और अभी भी अपनी कल्टीवेशन पर मेहनत कर रही होगी, और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये महान आदमी अभी भी जिंदा है, जो कि एक दिन तुमसे मिलने वापस वहाँ आएगा। वही हम सुलियन को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है, टीचर ना बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे हैं, तुम मुझे उन्हें अकेला छोड़ दे। सुलियन के जाने के बाद लिफेन उस नेकलेस को बाहर निकालता है जो कि उसे चू तियांगजेन ने दिया था। लिफेन देखता है कि वो स्टोन अब सूख गया था, तो लिफेन उस स्टोन को तोड़ देता है, और सोच रहा होता है कि ये स्टोन बहुत ही पावरफुल स्टोन था जो कि बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अब ये सूख गया है, तो अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं था। फिर हम देखते हैं कि लीफन अपने कमरे से बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो लॉबी में आता है, वो देखता है कि मैनेजर वान और वो बंदा दोनों ही अभी तक अपने आप को थप्पड़ मार रहे होते हैं। लीफेन को देखने के बाद वान बोलता है, ग्रेट लीफेन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने ना अपने आप को इतने थप्पड़ मार लिए हैं कि अब हमारे गाल भी लाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको ग्रैंडपा भी बोलने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं लीफेन वान को एक जोता लात मारता है, और सोच रहा होता है कि इस कुत्ते ने भी यांग साओ के साथ मिलकर मुझे बहुत ही दुख दिया था, और अब जब इसकी बारी आई तो ये मुझसे माफी मांग रहा है। ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं इसे माफ कर दूंगा? ये ना अब मेरे सामने एक चींटी बराबर है जिसे मैं कभी भी मिसल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लीफेन ताजी हवा खाने के लिए बाहर आ गया होता है, तभी उसके पास से एक कार बहुत ही तेजी से निकलती है। लीफेन बोलता है, अंधा है क्या, दिखकर चलाना। तभी वो नोटिस करता है कि कार के अंदर सूलियन है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही कार होती है। फिर हम कार में एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, सूलियन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं ना बस एक रात के लिए तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, बदले में मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। सूलियन कहती है, सोंग जोंग, तुम कमीने, तुमने मुझे नशे वाली ड्रिंक पिलाई, तुम ना मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। सोंग जोंग कहता है, क्या पुलिस को कॉल करोगी? लेकिन तुम कॉल कैसे करोगी? मैंने तो तुम्हारा फोन पहले ही फेंक दिया है, और तुम ना और ज्यादा चिल्लाओ, जितना ज्यादा तुम चिल्लाओगी उतना ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। तुम ना आज रात कहीं नहीं जाने वाली, आज रात तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। सुलियन कहती है, तुम कमीने कहीं के, मैं विश करती हूँ कि तुम अभी मर जाओ। सोंगजोंग कहता है, तुम्हें पता नहीं क्या, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हैं, और अगर तुम लोगों को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, तो तुम्हें कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। सुलियन रोते हुए कह रही होती है, तू जानवर कहीं का, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। तभी कोई कार के शीशे पर खटखटाता है। सोंगजोंग कहता है, ये कौन गधा है जो कि मेरे काम में दखलंदाजी करने यहाँ आ गया? ये कभी न चाहे कोई भी हो, लेकिन आज ये मेरे हाथों से मरने वाला है। वहीं हम लीफेन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, तू छोटी सी चींटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की, तू बाहर निकल। हम देखते हैं कि सोंगजोंग एक बैट लेकर कार से बाहर आता है, और वो कहता है, तू गधे का बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मूड खराब करने की? मैं ना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, और तूने यहाँ के मेरा मूड खराब कर दिया। आज यहाँ आके तूने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, तू मेरे हाथों से आज नहीं बचने वाला। वही हम लीफेन को देखते हैं जो कि सिगरेट जलाते हुए कहता है कि तू ना उस लड़की के पास जा और एक कुत्ते की तरह झुक कर उससे माफी मांग, अगर वो तुझे माफ कर देगी ना, तो ना मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। सोंगजोंग कहता है, क्या कहा तुमने?
तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कौन हूँ? शंघाई में ऐसा कोई भी नहीं कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सके। यहाँ तक कि चूजों में भी ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरे बाल को भी टच कर सके। लिफेन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोठी बंगले वाले हो, लेकिन जब तक तुम उस लड़के से माफी नहीं मांगोगे ना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। सोंग जोंग लिफेन को बैट मारते हुए कहता है कि तुम क्या कोई हीरो हो जो कि यहाँ एक मासूम जवान लड़की को बचाने आया है? हम देखते हैं कि लिफेन उस बैट को पकड़ लेता है और अपने हाथों से ही उसे तोड़ भी देता है। ये देख सोंगजोंग बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मेरे फैमिली वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो पक्का से तुम्हें मार डालेंगे। फिर हम देखते हैं लिफेन उस बंदे को कॉलर पकड़ कर उठा लेता है और कहता है, तो तुम मुझे बताओ क्या मुझे क्या करना चाहिए? सोंगडोंग खांसते हुए कहता है कि तुम में हिम्मत हो ना तो तुम मुझे मार दो, तुम्हारे जैसे कायर तुम में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम मुझे मार पाओ। हम देखते हैं लिफेन को जो कि खाई की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। सोंगजोंग खांसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? भले ही तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सको। फिर हम देखते हैं लिफेन ने उसकी कॉलर को छोड़ दिया होता है। ये देख सोंगजोंग घबराते हुए सोच रहा होता है, क्या इसने मुझे छोड़ दिया? फिर हम देखते हैं सोंगजोंग खाई से नीचे गिर रहा होता है। फिर हम लेते हैं लिफेन को जो कि कह रहा होता है कि उस कीड़े को पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने एक इमोर्टल सुप्रीम कोर्ट के स्टूडेंट को हाथ लगाने की कोशिश की थी तो उसे तो मरना ही था। फिर हम देते हैं सूलियन को जो कि कार से बाहर निकल रही होती है और वो कहती है, टीचर रुकिए मैं भी आ रही हूँ। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इंपीरियल क्लब का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सूलियन को जो कि कहती है, टीचर क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं क्या, मुझे कपड़े बदलने हैं। हम देखते हैं लिफेन को जो कि अपनी एक शर्ट को सूलियन की तरफ फेंक देता है। फिर सूलियन कपड़े पहनकर आ जाती है और कहती है, टीचर मुझे बचाने के लिए थैंक्स। वही हम लिफेन को देखते हैं जो कि पलंग पर सोते हुए कहता है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, एक टीचर के तौर पर ये तो मेरा काम है कि मैं अपने स्टूडेंट की रक्षा करूं और अब तुम्हें ना घर जाकर आराम करना चाहिए। सुलेम बताते हुए कहती है कि जो ड्राइवर मुझे लेने आने वाला था ना अब वो कल आएगा, तो आज मैं घर नहीं जा सकती और अभी मुझे डर भी लग रहा है, तो क्या आज मैं यहाँ आपके साथ रुक सकती हूँ? लिफेन कहता है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन अब तुम मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ लिफेन एक टैक्सी में बैठा होता है और कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। हम देखते हैं कि कॉल पर सूलियन होती है जो कि कह रही होती है कि टीचर क्या आप वेस्टर्न नोबल स्कूल में टीचर हैं क्या? वो स्कूल ना हमारी चू फैमिली की प्रॉपर्टी है और ग्रैंडपा कह रही थी कि वो आपको स्कूल का प्रिंसिपल की पोस्ट देने वाले हैं, तो आपको नॉर्मल टीचर बनने की जरूरत नहीं। ये सुन लिफेन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये चू फैमिली वाले ना थोड़े बहुत कोठी बंगले वाले होंगे, लेकिन ये चू फैमिली वाले तो मेलो वाले निकले। मैं जिस स्कूल में जॉब करने वाला हूँ ये तो उसी स्कूल के ओनर निकले। फिर वो कहता है, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई ना तो मैं कॉल काट रहा हूँ। सुलन कहती है, ठीक है टीचर, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। फिर हम देखते हैं कि लिफेन वुशवांग के घर के बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि वुशवांग तू कुतिया कहीं की, तूने और तेरी माँ ने मिलकर मेरी पास्ट लाइफ में मेरी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था, जिसके कारण मेरे डैड ने अपना इलाज नहीं करवा पाए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब सब कुछ बदलेगा, तुम लोगों को अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा। फिर लिफेन अंदर चला जाता है। फिर हम लेते हैं वुशवांग और उसकी मॉम को। वुशवांग की मॉम कह रही होती है कि वुशवांग तुम्हें ना लिफेन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, प्यार व्यार सब कुछ फिजूल की बातें हैं, असली चीजें पैसा, गाड़ी और बंगला, और ये तीनों ही लिफेन के पास नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वुशवांग कहती है, हाँ मॉम मैं समझ गई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं लिफेन से ब्रेकअप कर लूंगी। और वो मनी मन सोच रही होती है कि लिफेन ये सब तुम्हारी गलती है कि तुम गरीब हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मुझे भी वो गांव की गवारों वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। फिर हम देखते हैं वुशवांग की मॉम को जो कि कह रही होती है, वुशवांग मैं ना ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम्हें ना लिफेन को छोड़ के यांगशो को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। यांगशो ना एक कोठे बंगले वाला लड़का है जिसकी हर कोई इज्जत करता है, मुझे यकीन है अगर तुम उसके साथ शादी कर लोगी ना तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके सामने प्यार क्या चीज़ है, ना हम उसे खा सकते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना रियल लाइफ है, कोई मूवी नहीं। यहाँ तुम्हारा दिल कितना साफ है ये नहीं, बल्कि तुम्हारे पास कितना पैसा है ये देखा जाता है। और वो कहती है, मेरी आंखों में देखो, इन आंखों ने ना बहुत ही दुख देखा है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मैं बहुत ही बोली थी, जिसके कारण मैं तुम्हारे गरीब डैड के प्यार में गिर गई, और अब मुझे मेकअप खरीदने के लिए भी ना कई महीनों तक सेविंग करनी पड़ती है। मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह गलती करो, तो तुम्हें यांगशो को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए।
तुम समझ गई ना मैंने क्या कहा? वो शुआंग कहती है, हाँ मॉम, मैं समझ गई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि आपने कहा। वो शुआंग की मॉम कहती है, अरे हाँ, वैसे मुझे याद आया कि आज तो यांगसो आने वाला है ना, वो किसी भी वक्त आता ही होगा, तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो शुआंग कहती है, हाँ वो किसी भी वक्त आता होगा, उसने मुझे बताया था कि वो सुबह 11 बजे आएगा। हम देखते हैं कि तभी वहाँ लीफन आ जाता है। लीफन को देखकर वो शुआंग की मॉम सोच रही होती है कि मैं ना इतनी देर से यहाँ यांगसो का वेट कर रही थी और इतनी देर बाद कोई आया भी तो ये गवार लीफन आया, इसको तो देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। वही हम देखते हैं वो शुआंग को, जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि लीफन, तुम क्या अंधे हो गए हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि सामने मेरी मॉम खड़ी हुई है, तो तुम्हें उन्हें ग्रीट करना चाहिए ना। फिर हम देखते हैं लीफन को, जो कि सिगरेट जलाते हुए कहता है कि ओह, ठीक तो दिख रही है। इतना कह के वो वहीं बैठ जाता है। लीफन का जवाब सुनकर वो शुआंग की मॉम सोच रही होती है कि इस बच्चे में ना बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, तो ना इसका घमंड निकालना पड़ेगा। तो वो पूछती है कि लीफन, तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? वो शुआंग बताती है, मॉम, लीफन ना अभी स्कूल में एक न्यूबी टीचर है जिसकी सैलरी लगभग 2000 युआन है। ये सुन वो शुआंग की मॉम कहती है, तुम्हारे पास ना ही घर है और ना ही पैसा, और तो और तुम्हारी सैलरी भी सिर्फ 2000 युआन है, और तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। लीफन कहता है, तुम लोग ना पैसों के भिखारी हो, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। और एक बात और बता दूं कि मैं यहाँ शादी की बात करने नहीं आया। वो शुआंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अब ना तुम्हें वो मिस चू मिल गई है, इसलिए तुम जैसे गरीबों की भी भाव बढ़ने लगे। लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक दिन वो कुतिया मिस चू को पता चलेगा ना कि तुम एक गाँव के गवार हो, तो वो भी तुम्हें छोड़ देगी, फिर तुम रोते हुए मेरे पास वापस मत आना। वो शुआंग की मॉम कहती है, वो शुआंग, तुम्हें ना उस गवार से बात करने की जरूरत नहीं, और जल्दी से उसे यहाँ से निकालो। यांगसो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, मैं नहीं चाहती कि वो इस गवार को यहाँ देखे। तभी वहाँ एक ब्लैक कार आती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से यांगसो बाहर निकलता है। यांगसो को देख वो शुआंग की मॉम जल्दी से यांगसो के पास जाके उससे हाथ मिलाने लगती है और उसे हेलो कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम लीफन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है, आज ना मेरे सामने पूरी की पूरी थाली लगी हुई है। यहाँ ना वो सभी लोग हैं जिन्होंने मिलकर मेरी पिटाई की थी, तो इस थाली को तो मुझे खाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम यांगसो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, आंटी, कल ना मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं कल पूरी रात हॉस्पिटल में भर्ती था, और अभी अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास कोई कार नहीं है, तो कैसा होगा कि मैं आपको मेरी न्यू बेंटली कार गिफ्ट कर दूं? आप इसके बारे में क्या कहती हैं? बुशवांग की मम हंसते हुए कहती है, यांगसो कुन, तुम ना हमारी फैमिली के मेंबर बनने के लिए बिल्कुल सही हो, तुम कितने पोलाइट हो। यांगसो कहता है, आप ना मेरी मदर इन लॉ बनने वाली हैं, तो मैं आपको ये छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ ना। ये सुन वुशवांग की मम लीफेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि यांगसो ना बहुत ही समझदार है, और मेरी बेटी वुशवांग भी बहुत समझदार है, जिसने कि यांगसो को चुना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं पर भी खाली हाथ चले जाते हैं और मुफ्त का खाना खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि सोच रहा होता है, लीफेन, तुम कमीने कहेंगे, तुम मेरी वुशवांग का पीछा करते करते उसके घर तक आ गए, और हाँ, होटल में कल मैं जल गया और झूमर गिरने से मुझे चोट आई, कहीं ना कहीं इससे तुम्हारा नाता है, तो तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तब तक तो नहीं जब तक मैं आधा बदला ना ले लूं। फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि अपने साथ दो बंदों को लेकर लीफेन के पास आता है, और वो लीफेन से कहता है कि तू ना मेरी वुशवांग का पीछा करना बंद कर और अभी यहाँ से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरी बेइज्जती करनी पड़े। अगर तू अभी यहाँ से निकल जाएगा ना, तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा और स्कूल में भी तेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करूंगा, तो तू अभी यहाँ से निकल जा। लीफेन कहता है, अबे तू है कौन तू, जो कि मेरे लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। यांगसो कहता है, तुम ना बस एक ट्रेनिंग टीचर हो और मैं वही टीचिंग डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ। लीफेन कहता है, क्या डेप्यूटी डायरेक्टर? तुम डेप्यूटी डायरेक्टर होने पर इतना उछल रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अब ना वो स्कूल मेरी है, अब से ना मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ये सुन यांगसो हंसने लगता है और वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये कदर दिन में सपने देख रहा है। अगर तुम्हें सपने देखने हैं ना, तो तुम ये सपने देखो कि तुम टोनी स्टार्क हो या बिल बम्बानी। फिर वो वुशवांग से कहता है, वुशवांग, तुमने सुना ना, ये गधा कह रहा है कि ये हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। वही हम वुशवांग की मॉम को देखते हैं, जो कि कह रही होती है, मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना कि ये लड़का गरीब है, लेकिन ये लड़का तो गरीब के साथ साथ गधा भी है, तुम्हें ना इसके साथ कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं। फिर वो यांगसो के पास जाकर कहती है, यांगसो कुन, तुम ना इस गवार को छोड़ो, तुम ना मेरे साथ अंदर घर में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाती हूँ। यांगसो कहता है, आंटी, आप और वुशवांग दोनों ना थोड़ी देर अपनी ये नई कार से बाहर घूम कर आइए, मैं ना लीफेन से जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ, ताकि ये कभी फिर वुशवांग के आसपास भी ना भटके। आंटी कहती है, ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, तब तक तुम उस गवार को उसकी जगह दिखा देना, ताकि वो फिर कभी मेरी बेटी के आसपास भी भटकने की हिम्मत ना करे।
फिर हम देखते हैं वू शुआंग और उसकी मॉम दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यांग साओ को, जो कि लीफेन से कहता है, लीफेन जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और एक कुत्ते की तरह भौंक कर मुझसे माफी मांगो। फिर अपने उस गवारों वाले गांव वापस चले जाओ और मेरी वू शुआंग के सामने फिर कभी मत आना। अगर तुम ये सब करोगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हें ना अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। लीफेन कहता है, तू सूअर के पिल्ले, तूने अपने असली रंग दिखाई दिया ना। ये महान आदमी जानता है कि तू मेरे साथ क्या करने वाला है। तू मेरे दोनों हाथों को अपन कर देगा, मेरी किडनी को निकाल लेगा, मेरे चेहरे पर एसिड फेंक देगा और उसे बिगाड़ देगा और मुझे उस क्राइम करने के लिए जेल में डाल देगा जो कि मैंने कभी किया ही नहीं। ये सुन यांग साओ कहता है, तो तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। अगर तुम जानते ही हो तो जल्दी से अपने घुटने टेको। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि यांग साओ की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है, मुझे ना तेरी गर्दन को उड़ा देना चाहिए और तुझे मार देना चाहिए, लेकिन ये मौत बहुत ही आसान होगी। मुझे ना तुझे तड़पता हुआ देखना है। लीफेन को देख वो दो बंदे सोच रहे होते हैं कि ये गधा ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। यांग साओ खांसते हुए चिल्लाता है कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इस गवार को मार डालो। तभी उनमें से एक बंदा लीफेन पर हमला करता है और कहता है, ओए कमीने, यांग साओ को जाने दे। तभी हम देखते हैं लीफेन अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करता है और एक बैरियर को बना लेता है, जिसे देख वो बंदा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये लड़का एक कल्टीवेटर है क्या। तभी मैं सोचूं कि ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, जो कि इसने अपने एक ही हाथ से यांग साओ को उठा लिया। लीफेन कहता है, ओह तो क्या तुम दोनों कल्टीवेटर हो क्या। मैंने नहीं सोचा था कि यांग साओ अपने बॉडीगार्ड के रूप में दो कल्टीवेटर्स को रखेगा। वहीं दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि चूजों में कई हिडन सेक्ट हैं, तो क्या ये लड़का भी किसी हिडन सेक्ट का मेंबर है क्या। फिर वो लीफेन से कहता है कि क्योंकि तुम भी एक कल्टीवेटर हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें नए यांग साओ को छोड़ना होगा। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं पहले वाला बंदा सोच रहा होता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये कमीना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अभी ये तो इसकी फुल पावर्स भी नहीं है। मुझे डर है कि ये हमारे बिग बॉस के लेवल का ना हो, वरना आज हम नहीं बचने वाले। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि अचानक से उस बंदे के पीछे आ जाता है और वो कहता है, तुम लोग कल्टीवेटर्स हो ना, मैंने ठीक कहा ना, लेकिन अभी तुम लोग मेरे सामने एक दूध पीते बच्चे हो। फिर लीफेन उस बंदे को हाथ को मचोड़ते हुए कहता है, उस समय इसी हाथों ने मेरे पैरों को तोड़ा था ना। इतना कहकर वो उसके हाथों को तोड़ देता है। ये देख वो दूसरा बंदा लीफेन के ऊपर अटैक करता है। लीफेन के बैरियर की वजह से वो अटैक रुक जाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर लीफेन उसके पास जाता है और उस बंदे की किडनी को निकालते हुए कहता है कि उस वक्त तू ही था ना जिसने कि मेरी किडनी को निकाला था। फिर लीफेन कहता है, अब तुम्हारी बारी है मेरे नन्हे चूहे। हम देखते हैं यांग साओ को, जो कि डर गया होता है। वो कह रहा होता है कि तुम ना मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे पास केस कर दूंगा, फिर तुम्हें अपनी बाकी की पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ेगी। तो तुम मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लीफेन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा। तुम ना चिंता मत करो, मैं ना अभी तुम्हें नहीं मारने वाला। अब तुम ना मेरी भगवान की तरह पूजा करो और मेरे सामने अपनी लाइफ की भीख मांगो, जल्दी करो वरना। इतना सुनते ही यांग साओ डर गया होता है और वो कहता है, मैं करता हूँ, मुझे मारना मत। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वू शुआंग और उसकी मॉम को। वू शुआंग कह रही होती है, मॉम लीफेन को कुछ होगा तो नहीं ना। वू शुआंग की मॉम कहती है, उस गवार का नाम भी मत लिया करो मेरे सामने। यांग साओ कुन ना उस गवार से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। वो अमीर है और वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके सामने तो लीफेन एक सड़क किनारे पड़ा हुआ कचरा है और अब से अपना सारा ध्यान यांग साओ कुन पर लगाओ, ना कि लीफेन पर। तभी वो बाहर देखती है कि यांग साओ लीफेन के सामने अपना सर झुका रहा होता है, जिसे देख वू शुआंग की मॉम कह रही होती है कि लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं। वू शुआंग जरा तुम देखना कि मैं सही देख रही हूँ। यांग साओ कुन लीफेन के सामने अपना सर झुका रहा है क्या। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि कह रहा होता है, अभी ना सिर्फ 50 सेट हुए हैं और तुम इतनी जल्दी थक गए, जल्दी करो, इस गॉड का समय बहुत ही कीमती है। फिर हम देखते हैं यांग साओ को, जो कि सोच रहा होता है, लीफेन तुम्हें नहीं ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी, आज नहीं तो कल तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर हम देखते हैं वू शुआंग को, जो कि कह रही होती है कि लीफेन तुमने यांग साओ के साथ क्या किया। लीफेन कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो ना एक खेल खेल रहे थे जो कि हमारे प्यारे यांग साओ ने बनाया था, जिसमें वो मुझसे हार गया तो अब वो अपनी सजा भुगत रहा है। क्यों सुअर, मैंने ठीक कहा ना। फिर लीफेन यांग साओ के गालों पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बोलो सुअर, मैंने ठीक कहा ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और वो कहता है कि वैसे सुअर तुम्हें अभी भी ना 50 बार झुकना बाकी है, अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तो जल्दी से खड़े हो जाओ और अपनी सुअर वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दो। वही हम देखते हैं वू शुआंग को, जो कि कह रही होती है कि लीफेन हालांकि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है ना तो उसे भी गाली देने की एक हद होती है, तुम्हें ना यांग साओ से माफी मांग लेनी चाहिए। लीफेन कहता है, माफी और मैं अजी कद्दू मेरा। अगर अभी इस सुअर की जगह मैं होता ना तब तो तू कुतिया कभी नहीं कहती कि यांग साओ तुम्हें ना लीफेन से माफी मांग लेनी चाहिए, और अब तू कह रही है कि मैं यांग साओ से माफी मांगू।
वहीं हम यांगसो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि लीफेन, मैं ना गॉड की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो मौत है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीफेन वुशवांग के घर के बाहर आ गया होता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। हम देखते हैं कि कॉल पर लीफेन के डैड होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि लीफेन, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी न्यू जॉब कैसी लगी, और मुझे बताओ कि तुमने वुशवांग की मॉम से अपनी शादी की बात कर ली है ना? हम देखते हैं लीफेन को जो कि अपने डैड की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हो गया होता है और वो रोते हुए कहता है कि हाँ डैड, मैं ठीक हूँ, और मुझे बताइए आप ठीक है ना? लीफेन के डैड कॉल पर कह रहे होते हैं कि लीफेन, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम ना मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने मारा है क्या? तुम ना बस एक बार उसका नाम बताओ, तुम्हारा ये डैड उसको सबक सिखाएगा। लीफेन कहता है, अरे नहीं डैड, मैं रो नहीं रहा था, बल्कि मैं तो खुश हूँ, और हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके बेटे को रुलाने की हिम्मत किसी में नहीं। और हाँ डैड, अभी मुझे कुछ काम है, जैसे ही मैं अपना काम खत्म कर लूंगा ना, तो आपका ये बेटा आपको चूजो सिटी लेने के लिए वापस आएगा। इतना कहकर लीफेन कॉल काट देता है। फिर हम देखते हैं लीफेन को जो कि जाते हुए सोच रहा होता है, ये महान आदमी ने ना अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही दुख झेला था। मुझे तब तक परेशान किया गया था जब तक कि मेरी मौत नहीं हो गई, और उन कमीनों ने मेरे डैड को भी नहीं छोड़ा। हालांकि अभी मेरे डैड इस बारे में कुछ नहीं जानते कि उनकी पिछली लाइफ में उन्होंने कितने दुखों को झेला है, लेकिन इस महान आदमी को ना सभी चीजों के बारे में पता है। डैड, मैं वादा करता हूँ मैं आपको इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा और उन कमीनों को उनकी कर्मों की सजा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लीफेन को जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस आ गया होता है, जहाँ प्रिंसिपल माँ लीफेन से कहते हैं कि लीफेन, तुम ना नसीब वाले हो कि तुम्हें ना हमारे स्कूल में जॉब मिल गई, लेकिन अभी ना हमें ट्रेनिंग टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम ना फिलहाल स्कूल के वेयर हाउस में काम करोगे। लीफेन ये सुन सोच रहा होता है कि क्या ये महान आदमी वेयर हाउस में काम करेगा? प्रिंसिपल माँ कहते हैं, लीफेन, आज ना चेयरमैन स्कूल के नए प्रिंसिपल की घोषणा करने वाले हैं, तो वो आज स्कूल की स्थिति को देखने आने वाले हैं, तो जल्दी जाओ और जाके वेयर हाउस की अच्छे से सफाई कर दो। अगर तुमने जल्दी नहीं की ना, तो इस महीने की सैलरी के बारे में भूल जाना। लीफेन कहता है, प्रिंसिपल माँ, आप ना अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप ना एक टीचर को वेयर हाउस में काम करने को कह रहे हैं, क्या नए प्रिंसिपल ने आपको ये करने की अनुमति दी है क्या? प्रिंसिपल माँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि लीफेन, तुम ना मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल के नए प्रिंसिपल ना यांगसो बनने वाला है। और वो चाबी को फेंकते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे और यांगसो के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल बन गया ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल देगा। तो बेहतर होगा कि तुम ना उससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माफी मांग लो, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। तभी हम देखते हैं वहाँ एक और नया बंदा आ गया होता है जो कि कह रहा होता है कि लीफेन, मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई है। फिर वो लीफेन को पकड़ते हुए कहता है कि तू कमीना कहीं का, तूने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तूने अपने भाई जैसे दोस्त को बताना जरूरी नहीं समझा क्या? वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल माँ को जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि क्यूफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? तुम एक पीटी टीचर हो, तुम्हें ना अभी ग्राउंड पर होना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस महीने की आधी सैलरी को काट लूं? और वो कहता है कि जल्दी करो और लीफेन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्यूफी कहता है, प्रिंसिपल माँ, मुझे माफ करना, हम अभी यहाँ से जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों लॉबी में आ गए होते हैं। क्यूफी कहता है, लीफेन, हमारा ग्रेजुएट हुए लगभग 1 साल हो गया है, और अब तुम यहाँ वुशवांग के साथ जॉब भी कर सकते हो, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? लीफेन कहता है, नहीं, हम दोनों अब शादी नहीं कर रहे, वुशवांग ना अब उस कमीने यांगसो को पसंद करती है। क्यूफी कहता है, तुमने ना उस कुतिया वुशवांग को छोड़कर बिल्कुल सही किया, वो तुम्हारे साथ रहने की लायक नहीं थी, देखना एक दिन उसको तुम्हें छोड़ने का पछतावा होगा। लीफेन कहता है, अब ना मेरे बारे में बात करना बंद करो और तुम्हारा बताओ, तुमने तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एमए किया है ना, तो तुम पीटी टीचर क्यों बने हुए हो? क्यूफी बताता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, तब मैं केमिस्ट्री का टीचर था, सभी टीचर और लड़कियां मुझे पसंद करती थी, और ये चीज प्रिंसिपल माँ और यांगसो को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे पीटी टीचर बना के ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, जिससे कि मैं काला पड़ जाऊं। क्या करूं, साले जलते हैं मुझसे। मैं ना इस जॉब को छोड़ भी देता, लेकिन अभी ना मेरी मॉम हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मुझे ये जॉब की अभी जरूरत है, लेकिन जब मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी ना, तो मैं पक्का इस जॉब को छोड़ दूंगा। लीफेन कहता है, क्यूफी, तुम ना चिंता मत करो, तुम्हें ना अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ कि तुम पर जो जुल्म हो रहे हैं ना, उसका न्याय मैं जरूर करूंगा। क्यूफी कहता है, लीफेन, तुम ना मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जो कि तुम ये अजीब सी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए प्रिंसिपल माँ या फिर यांगसो को नाराज करने की जरूरत नहीं। वो लोग ना हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, हम जैसे लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लीफेन कहता है, क्यूफी, अब ना मैं स्कूल का नया प्रिंसिपल बनने वाला हूँ, तो अब मैं तुम्हें स्कूल का नया वाइस प्रिंसिपल बनाऊंगा, और अब तुम्हें ना ग्राउंड पर धूप में खड़े रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब ना हम दोनों स्कूल पर राज करेंगे और उन सभी लोगों को सजा देंगे जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। ओलिफेन सोच रहा होता है कि क्यूफी ना मेरी पिछली लाइफ का सबसे अच्छा फ्रेंड है, और इन लोगों ने इसको पैसा करने की जरूरत की, लेकिन अब स्कूल का कानून मेरे हाथों में है, तो मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला।
वही हम देखते हैं क्यूफी को, जो कि हंसते हुए कहता है कि लीफेन, मैंने तुमसे बस 1 साल नहीं मिला और तुमने इतने ही टाइम में इतना अच्छे जोक मारना सीख लिया। तुम ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो लीफेन की पीठ को थपथपाते हुए कहता है कि ठीक है प्रिंसिपल, तो चलो हम तुम्हें हमारे स्कूल को दिखा देता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो 2 बंदों को जिनकी लीफेन ने पिटाई की थी। उनमें से एक बंदा कहता है कि बिग बॉस, आपको ना हमारा बदला लेना होगा। उस कमीने ने ब्रदर ही के हाथ को तोड़ दिया और मेरी किडनी को निकाल लिया। हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि कह रहा होता है, क्या तुम्हें किसी ने मारने की हिम्मत की? और तुम्हारे मुताबिक वो लड़का एक कल्टिवेटर था और तुम्हें पता भी नहीं कि वो लड़का कौन था। क्या तुम लोगों ने उसे बताया नहीं कि तुम लोग कौन से सेक्स से हो? वो बंदा कहता है कि हमने बताया था, लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं माना और वो कहने लगा कि अपने बिग बॉस से कह देना कि गू खा ले। और उसने ये भी कहा कि अपने बिग बॉस से कह देना कि अगर वो मुझसे लड़ने आया ना तो वो आपको भी अपने घुटने टिकाने पर मजबूर कर देगा। हम देखते हैं कि ये सुन बिग बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि क्या उस लड़के की इतनी हिम्मत, अब ना वो लड़का मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। तुम दोनों जल्दी से पता करो कि वो लड़का अभी कहाँ पे है। और वो कहता है कि ये बिग बॉस ना उस लड़के को खुद अपने हाथों से 3 हिस्सों में काट देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तियांगलो होटल का सीन दिखा जाता है, जहां हम सूर्यन को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा चू तियांगजेन से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, हम टीचर लीफेन को प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए और सभी टीचर्स के सामने इस चीज को अनाउंस करना चाहिए। चू तियांगजेन कहता है कि हाँ सूर्यन, तुम ठीक कह रही हो। तुम ना ये करो कि सभी टीचर्स को स्कूल से तियांगलो होटल बुला लो, हम यही नए प्रिंसिपल को अनाउंस करेंगे। सुलियन कहती है ठीक है ग्रैंडपा, तो मैं सभी चीजों का बंदोबस्त करती हूँ। चूतिया सिंह कहता है सुलियन 1 सेकंड रुको। सुलियन कहती है क्या हुआ ग्रैंडपा? चूतिया सिंह कहता है कि कुछ ही दिनों में लीजाओ आर्मी से वापस आने वाला है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? सुलियन कहती है कि हालांकि लीजाओ और मैं दोनों ही सेम एज के हैं और वो बहुत ही यंग एज में आर्मी में जुड़ गया था। उसके बाद वो लोंगटियांग गैंग का डिसऑफर बन गया और अब वो वहाँ मेजर जनरल है। चूतिया सिंह कहता है कि तो तुम दोनों की शादी के बारे में क्या ख्याल है? और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि लीजा बहुत ही पहले से तुमसे प्यार करता है और अब वो बस तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। सुलियन कहती है कि हालांकि लीजा बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं और आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे वो वापस आएगा ना तो मैं उससे खुद पर्सनली मिलकर उसे बता दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती। चूतिया सिंह कहता है कि तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे ना लीजा की चिंता नहीं, मुझे ना बस लोंगटियांग गैंग से डर है। वो ना बहुत ही खतरनाक लोग हैं, उनके पास ग्रैंड मास्टर्स की खेती है, जो चाहे ना तो पूरे के पूरे देश को झुका सकते हैं। अगर उन्होंने शादी के लिए पूछा ना तो मना करना मुश्किल होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें वेस्टर्न नोबल स्कूल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं लीफेन को, जो कि सोच रहा होता है ये स्कूल मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। इस स्कूल के 100 किलोमीटर के एरिया में फ्यूचर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, जो कि एक कल्टिवेटर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। तभी लीफेन और क्यूफी दोनों के फोन पर मैसेज आता है, जो कि नए प्रिंसिपल के अनाउंसमेंट के लिए उन्हें लोंगटियांग होटल बुलाया गया होता है। क्यूफी लीफेन से कहता है कि यांगसो की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल है, उसके फादर हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि नए प्रिंसिपल की पोजीशन ना यांगसो को मिलने वाली है। लीफेन कहता है तुम क्या इस महान आदमी की बात को झूठ समझ रहे हो क्या? मैंने कहा ना कि नया प्रिंसिपल मैं बनने वाला हूँ, तुम्हें ना जल्दी पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तियांगलो होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टीचर्स इकट्ठा हुए होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ यांगसो और वुशवांग भी होती है। एक टीचर यांगसो से कहता है कि यांगसो, प्रिंसिपल बनने के बाद हमें भूल मत जाना, तुम्हें हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी टीचर कह रही होती है कि हाँ यांगसो बहुत ही टैलेंटेड है, नए प्रिंसिपल की पोजीशन ना यांगसो को ही मिलेगी। हम देखते हैं कि तभी लीफेन और क्यूफी वहाँ आ जाते हैं। फिर हमें यांगसो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि लीफेन, तुम ना मुझसे भले ही ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे कनेक्शन मेरे जितने नहीं हो सकते। तुम एक गांव के गवार हो और वही मेरे डैड स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो तुम बस मेरे प्रिंसिपल बनने का वेट करो, फिर तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि यांगसो और वुशवांग दोनों को इग्नोर करके वहां से जा रहा होता है। तभी वुशवांग पीछे से चिल्लाती है कि लीफेन वहीं रुक जाओ, तुम्हें सुना नहीं देता मैंने क्या कहा? लीफेन कहता है क्या है कुतिया, अब तुझे मुझसे क्या बात करनी है? वुशवांग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं और जल्दी करो, सुबह के लिए यांगसो से माफी मांगो, वो ना अब स्कूल का नया प्रिंसिपल बनने वाला है, तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लीफेन कहता है मुझे पता नहीं कि तुम पागल हो या भोले बनने की एक्टिंग कर रही हो, जैसे एक पहाड़ नदी के सामने नहीं झुकता ना, वैसे ये महान आदमी किसी के सामने नहीं झुकता, और तुम कह रही हो कि मैं इसका यांगसो के सामने झुक जाऊं और उससे माफी मांगू। वुशवांग कहती है लीफेन, तुम ना दिखावा करना बंद करो, तुम ना एक गांव से आए हो जिसका तो कोई नाम भी नहीं जानता, तो अपने गमन को साइड में रखो और एक बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुमने ना टीचर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तुम क्या चाहते हो कि तुमसे तुम्हारी जॉब को भी छीन ली जाए? अगर तुम ये नहीं चाहते ना तो जल्दी करो और यांगसो से माफी मांग लो। लीफेन कहता है अब मैं तुझ प्राणियों से और बात करना नहीं चाहता। इतना कहकर वो होटल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वुशवांग को, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार ये लीफेन इस तरह से बात कब से करने लगा और ये अपने आप को एक गॉड क्यों समझता है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल माँ को, जो कि कह रहा होता है कि ये लीफेन ना बहुत ही अजीब आदमी है, जब मैंने उसे वेयरहाउस के अंदर काम करने को कहा ना तो उसे तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो अब ना मैं उसे टॉयलेट साफ करने को कहूंगा।
वहीं सुशियाइंग भी होती है जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लिफन ना पागल हो गया है। इस जैसे लोगों को ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल से बाहर फेंक देना चाहिए। वही हम देखते हैं यांगशो को जो कि वुशवांग से कह रहा होता है कि वुशवांग, तुम्हें ना उस कवर की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने ना उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने देखा ना उसने तुमसे किस तरह से बात की, तो अब ना तुम्हें उसकी और चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि लीफेन, तुमने ना मुझे अपनी ताकत से डराने की कोशिश की ना। हालांकि मैं पावरफुल नहीं, लेकिन मेरे कनेक्शंस ना दूर दूर तक हैं और मेरे डैड भी स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो आज नए प्रिंसिपल की पोजीशन ना मुझे ही मिलने वाली है। फिर देखो कि मैं तुम्हें स्कूल से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। वही हम लीफेन और क्यूफी को देखते हैं। क्यूफी लीफेन से कहता है कि लीफेन, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? ये तियांगोंग होटल ना चूजों का बहुत ही फेमस होटल है और यहाँ का खाना सिर्फ कोटे बंगले वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और आज हमें यहाँ खाना खाने का मौका मिला है, तो तुम्हें इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये खाना बहुत ही टेस्टी है, तो तुम्हें भी इसे टेस्ट तो करना ही चाहिए। और वो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ना हमारे खाने का इंतजाम किया है। लगता है कि नया प्रिंसिपल उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन है, जो कि उन्होंने इतने बड़े होटल में पार्टी दी है। तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए अंदर आती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि टीचर सू, मेरी मदद कीजिए। हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गुंडे घुस आए होते हैं। उनका लीडर कहता है कि लड़की, तुम कहाँ छुप गई? यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो छिपने की कोशिश करना बंद करो और जल्दी मेरे सामने आओ। हम देखते हैं उस लड़की को जो कि शियाओइंग से कह रही होती है कि टीचर सू, मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उनसे बचाइए। शियाओइंग कहती है कि तुम लोग आखिरकार कौन हो और यहाँ कैसे घुस आए? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हम देखते हैं लीडर को जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? वैसे ना तुम भी बहुत ही सुंदर हो, तो कैसा होगा कि उस लड़की के साथ तुम भी हमारे साथ चलो। फिर हम देखते हैं यांगशो को जो कि कह रहा होता है कि कौन है वो कमीना जो कि यहाँ आके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं यांगशो को जो कि लीडर को देख के बहुत ही हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ब्रदर बा यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो ब्रदर बा के पास जाकर कहता है कि ब्रदर बा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो लड़की ना सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसे जाने दीजिए। ब्रदर बा कहता है कि अबे तू है कौन? तू यांगसो बताता है कि मेरा नाम यांगसो है और मैं जिंगसंग सिटी के यांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ब्रदर बा, मैं ना बहुत ही लंबे समय से चूजो सिटी में हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ना मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ना आपको जानता हूँ कि आप कौन है। आप ना एक महान स्ट्रीट फाइटर हैं जिसने की चूजो अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब के ब्लैक बॉक्सर को हराया है। वहीं पीछे खड़े टीचर्स कह रहे होते हैं कि हाँ, मैंने सुना है कि ब्रदर बा बहुत ही ताकतवर है, उनसे ना कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। एक बार किसी ने उनसे पंगा लेने की हिम्मत की थी, तो उसकी लाश 3 दिनों बाद एक नाले में से निकली थी। फिर हम देखते हैं शियाओइंग को जो कि यांगसाओ से रोते हुए कहती है कि यांगसाओ, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रदर बा हैं और न जाने मैंने उन्हें क्या क्या बोल दिया। तुम तो उन्हें जानते हो ना, तो उनसे कहो कि मुझे जाने दें। फिर हम देते हैं यांगशो को जो कि कहता है ब्रदर बा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार बात क्या है जो कि आप इतना गुस्सा हैं? ब्रदर बा कहता है कि मैंने ना उस लड़की को बहुत ही प्यार से हमारे साथ ड्रिंक करने को कहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे मना करने की हिम्मत तो की ही और साथ ही साथ मेरे एक बंदे को इंजर्ड करके वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगता है इसने सही किया? यांगशो कहता है ब्रदर बा, आप ना ठीक कह रहे हैं, आखिरकार वो लड़की आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर हम देखते हैं कि यांगसाओ उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम ना जल्दी करो और ब्रदरबा के साथ जाकर उन्हें खुश करो, बदले में मैं तुम्हारे प्रिंसिपल होने के तौर पर तुम्हारी आधी ट्यूशन फीस को माफ कर दूंगा। तो ना जल्दी करो और हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी मत करो। हम देखते हैं शियाओइंग को जो कि उस लड़की से कह रही होती है कि ब्रदरबा ने ना सिर्फ तुम्हें उनके साथ ड्रिंक करने को कहा था और तुमने उन्हें मना तो किया ही और साथ ही साथ उनके एक बंदे को इंजर्ड कर दिया। तो ना जल्दी करो और ब्रदरबा से माफी मांग लो। हम देते हैं ब्रदर बा को जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी ना बार खुला है, तो जल्दी करो और हमारे साथ वापस चलकर वहाँ पे ड्रिंक करो। फिर हम देते हैं एक बंदे को जो कि उस लड़की के हाथ को पकड़कर अपने साथ खींचने लगता है और वो कह रहा होता है कि तुमने क्या सोचा था, तुम वहाँ से भागकर यहाँ आ जाओगी तो तुम बच जाओगी क्या? यहाँ ना सभी लोग चीटियां हैं, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो कि ब्रदर बा के सामने बोलने की हिम्मत करे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिफन आ जाता है और उस बंदे के हाथ को दूर कर देता है। ये देख पीछे से वुशुआंग चिल्ला रही होती है कि लिफन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम वहाँ खड़े रहना तो तुम मारे जाओगे, तो जल्दी करो और वापस पीछे आ जाओ, हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी मत करो। लिफन कहता है कुतिया चुप हो जा और अपना मुंह बंद कर ले। तुम कमीनो, तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं, अपने स्टूडेंट को उस कमीने के साथ जाने दे रहे हो, लेकिन मैं ना तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अब ना ये महान आदमी इस स्टूडेंट को बचाएगा। तुम कमीनो जल्दी करो और मेरे स्टूडेंट से माफी मांगो, वरना ये गॉड आज तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। तुम लोग ना मुझे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पता चले कि जिसे तुम एक कमजोर जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है वो तुम्हारा बाप निकले। ये सुन यांगसो चिल्लाते हुए कहता है कि लिफन, क्या सुबह किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी थी क्या, जो कि तुम ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? तुम्हारी वजह से ना आज हम सभी यहाँ मारे जाएंगे।
तुम गधे कहीं के। और वो सोच रहा होता है कि अगर आज ये गधा लिफेन बीच में नहीं आया होता ना तो ये मामला आसानी से निपट जाता। वहीं हम देखते हैं कि सभी टीचर्स कह रहे होते हैं कि लिफेन तुम ना जल्दी करो और ब्रदर बा से माफी मांग लो, तुम्हें ना हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी करने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि कह रहा होता है कि तुम लड़के तुम यहाँ हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे हो। मूवीज में ना हीरो इस तरह की सिचुएशन में ना फाइट करता है और हीरोइन को बचाता है, लेकिन यहाँ तो फाइट हो ही नहीं रही। इतना कहकर वो अपने दो बंदों को फाइट करने का इशारा देता है। फिर हम देखते हैं वो दो बंदों को जो कि लिफेन पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन लिफेन अपने एक ही रेप्टे में वो दोनों बंदों को दूर फेंक मारता है, जिससे उन दोनों बंदों के गाल लाल हो गए होते हैं। ये देख ब्रदर बा कहता है कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तभी मैं सोचूं कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे थे, लेकिन मेरे पास भी ना इसका जवाब है। मेरे चीते जल्दी कर और उस लड़के को उसकी जगह दिखा दे। फिर हम देखते हैं चीते को, जो कि बहुत ही तेजी से भागते हुए लिफेन पर अटैक करता है और वो अपनी लात को लिफेन के मुंह पर मारते वक्त कहता है कि लेकिन हम देखते हैं कि लिफेन ने चीते की लात को पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि तू ना मेरे सामने एक चींटी है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लिफेन ने चीते को टेबल के ऊपर फेंक दिया होता है, जिससे पूरी की पूरी टेबल टूट जाती है। ये देख वुसवांग सोच रही होती है कि आखिरकार लिफेन इतना ज्यादा ताकतवर कब बन गया। वही हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि सोच रहा होता है चित्ता ना एक समय पर पहाड़ी का सैनिक था जिसने कई सारी जंगें लड़ी थी। लड़ाई करने का हुनर तो उसके खून में था और वो अकेला किसी भी नॉर्मल 10 बंदों के बराबर का था, और वो इस बच्चे के बार में ढेर हो गया। आखिरकार ये बच्चा है कौन। वही हम देखते हैं लिफेन को, जो कि कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम इस महान आदमी की ताकत को देखकर डर रहे हो क्या? तुम तुच्छ प्राणी, जल्दी करो और मेरे सामने अपना सर झुका लो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये महान आदमी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता है। ब्रदर बा कहता है कि लड़के मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम इतने सारे लोगों को एक साथ मार सकते हो क्या? फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों ने लिफेन को घेर लिया होता है। ब्रदर बा कहता है कि तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी करो और उस लड़के के टुकड़े कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ लिफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लिफेन को, जो कि सिगरेट जलाते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। इतना कहते ही वहाँ बहुत ज्यादा ब्लू लाइट्स निकलने लगती हैं, जो कि उन सभी लोगों को दूर फेंक मारती हैं। ये देख सभी टीचर्स हैरान हो गए होते हैं। यांसो कह रहा होता है कि आखिरकार वो क्या था, वो रोशनी कैसी थी जिसने कि उन सभी लोगों को दूर फेंक मारा। हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि सोच रहा होता है यहाँ जितने भी लोग थे ना वो सभी के सभी स्पेशल फोर्स से थे। हालांकि वो सभी रिटायर थे, लेकिन वो सभी के सभी किसी भी नॉर्मल 10 बंदों के बराबर थे। इन सभी लोगों की वजह से ही ना मैं चूजों पर राज कर रहा था, लेकिन इस लड़के के सिर पल के चपकाने से सभी के सभी ढेर हो गए। वही हम देखते हैं लिफेन को, जो कि ब्रदर बा के कंधे पर लात रखते हुए कहता है कि सुन चीटी, मुझे लगता है कि अब तेरे पास मुझे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो जल्दी कर और मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। ब्रदर बा कहता है मुझे लगता है कि तुमने मेरे आदमियों को वश में कर लिया होगा, लेकिन तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। लिफेन कहता है तुम ना अभी एक गॉड के सामने बोलने की जरूरत कर रहे हो। मुझे लगता है कि जब तक मैं तुम्हें मान नहीं देता ना तब तक तू हार नहीं मानने वाला। हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि कह रहा होता है कि क्या गॉड, तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम ना मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि यहाँ आ गया ना तो तुम नहीं बचने वाले। लिफेन कहता है कि अच्छा चीटी, अभी भी तेरे पास कुछ ताकतवर लोग बाकी हैं, चलिए गॉड तुझे एक मौका देता है, बुला ले तुझे जिससे भी बुलाना हो। फिर हम देते हैं ब्रदर बा को, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। जैसे ही वो कॉल पर बात खत्म करके आता है, वो लिफेन से कहता है कि बच्चे अब ना तुम नहीं बचने वाले। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैंने जिसको कॉल किया है ना वो चूजो सिटी का सबसे बड़ा आदमी है। तुम ये भी कह सकते हो कि वो ना पूरी चूजो सिटी पर राज करता है। अब ना तुम नहीं बचने वाले। और वो लिफेन के पास जाके कहता है कि अगर तुम ना मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे ना तो मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे सिर्फ हाथों को तोड़े और तुम्हारे पैरों को छोड़ दे, ताकि तुम हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा सको। तो जल्दी करो और अभी मुझसे माफी मांगो। लिफेन कहता है कि अगर इस गॉड के सामने पूरी की पूरी दुनिया भी खड़ी हो ना तो भी ये गॉड किसी के सामने नहीं झुकने वाला। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं इस चीज के ना, तो तुम सपने देखो। ब्रदर बा कहता है कि लड़के तुम ना अपने लिए खुद ही दिक्कतें खड़ी कर रहे हो, देखना तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा कि आखिरकार तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और मुझसे माफी क्यों नहीं मांग ली। हम देखते हैं कि गेट से तभी कोई अंदर आ रहा होता है, जो कि सुलियन होती है। हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि सुलियन के पास जाके कहता है कि मिस चू, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। और वो लिफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस बच्चे ने ना हमारे सारे आदमियों को मारने की हिम्मत की है, तो आप ना जल्दी कीजिए और उसे सबक सिखाइए। सुलियन लिफेन को देख हैरान हो गई होती है और वो जल्दी से लिफेन के पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है कि टीचर मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। वही हम देखते हैं वुसुआंग को, जो कि कह रही होती है कि क्या उसने लिफेन को टीचर कहा, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं लिफेन को, जो कि कह रहा होता है कि सुलियन, तुम्हारे इस आदमी ने ना मेरे स्टूडेंट को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया, तो मुझे बताओ क्या इसने सही किया। सुलियन ब्रदर बा से कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम चू फैमिली का नाम इस्तेमाल करके ये सब काम करते हो और तुमने मेरी टीचर की बेइज्जती की। इतना सुनते ही ब्रदर बा अपने घुटनों पर आ गया होता है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मिस चू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके टीचर हैं, मुझ पर दया कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए।
और वो सोच रहा होता है कि ये लड़का मिस चू का टीचर कब बन गया। सुलेन कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक तो नहीं होने वाला ना, तो जल्दी करो और अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू करो। हम देखते हैं कि ब्रदर बा और उसके सभी आदमी अपने आप को थप्पड़ मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सुलेन लिफेन से कहती है कि टीचर, ये लोग ना हमारी चू फैमिली के कुत्ते हैं। मुझे पता है इन्होंने आपकी बेइज्जती की, लेकिन आप ना इन्हें माफ कर दीजिए। आप ना जब चाहें जैसे चाहें इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब से ये लोग आपकी सारी बातें मानेंगे। हम देखते हैं लिफेन को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट को परेशान करने के लिए इन्हें तो सजा मिली गई है ना, और इस महान आदमी को कल्टिवेशन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं अकेला इकट्ठा नहीं कर सकता, तो वहाँ ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं सुलेन को, जो कि ब्रदर बा को कह रही होती है कि मेरी बात को याद रखना कि आज से तुम लोग मेरे टीचर के हाथों के नीचे काम करोगे। आज से ना तुम लोग उनकी सारी बातें मानोगे। ब्रदर बा कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग समझ गए। वही हम देखते हैं वुशवांग को, जो कि सोच रही होती है कि ये मिस चू लिफेन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही हैं? क्या लिफेन के साथ खेल नहीं रही थी क्या? फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि मिस चू, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई और हमें बचा लिया। वैसे आप यहाँ आई गई हैं तो आज ना हमारे स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो कैसा होगा कि आप भी हमारे साथ नए प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट देखने के लिए शामिल हो जाएं। सुलेन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि नए प्रिंसिपल कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयरहोल्डर कौन है? सुलेन के इतना कहते ही प्रिंसिपल माँ सुलेन की बात को काटते हुए कहते हैं कि देखा जाए ना तो स्वाभाविक रूप से प्रिंसिपल की पोजीशन यांगसो को मिलनी चाहिए। उसके अलावा नए प्रिंसिपल के लिए कोई भी टीचर काबिल नहीं है। और जहाँ तक स्कूल के सबसे बड़े शेयरहोल्डर की बात आती है ना, तो अभी तक उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। वो एक मिस्ट्री है। अब तक उन्होंने कभी भी स्कूल के कामों में हिस्सा नहीं लिया। ज्यादातर स्कूल के सभी फैसले यांगसो के फादर लेते हैं। और मिस चू, आपको ना लिफेन से दूर रहना चाहिए। वो ना हमारे स्कूल के वेयरहाउस में काम करता है, तो ना आपको उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। ये सुन सुलेन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने में ही लिफेन सुलेन को रोक लेता है। फिर वो प्रिंसिपल माँ से कहता है कि प्रिंसिपल माँ, पहले तो मुझे ये बताइए, जब वो गुंडे यहाँ आकर उस लड़की को परेशान कर रहे थे ना, तब आप कहाँ थे? तब आप अपने स्टूडेंट को बचाने क्यों नहीं आए? प्रिंसिपल माँ कहते हैं कि तुम्हारा इससे कहने का मतलब क्या है? लिफेन कहता है कि मुझे लगता है कि आप ना अपने प्रिंसिपल होने का काम भूल गए हैं, तो ना आपको अभी स्कूल में रहने की जरूरत नहीं, तो ना अब आप स्कूल से बाहर निकल जाइए। प्रिंसिपल माँ कहते हैं कि लिफेन, आखिरकार तुम कौन होते हो जो कि मुझे स्कूल से बाहर निकल जाने को कह रहे हो? तुम ना बस एक इंटर्न हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम अपने पहले ही दिन स्कूल से निकल ले जाओ? फिर हम देखते हैं लिफेन को, जिसने की प्रिंसिपल माँ को थप्पड़ मार दिया होता है। प्रिंसिपल माँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये सुन लिफेन प्रिंसिपल माँ पर थप्पड़ की बारिश कर देता है। ये देख वुशवांग कहती है, लिफेन तुम ये क्या कर रहे हो? वो ना हमारे प्रिंसिपल हैं, तुम ना उन्हें इस तरह से नहीं मार सकते। वहीं सियाविंग कहती है कि लगता है लिफेन पागल हो गया है, जल्दी से कोई पुलिस को कॉल करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर यान और चोतिया सिंह दोनों ही आ जाते हैं। प्रिंसिपल माँ डायरेक्टर यांग के पैरों को पकड़ते हुए कहता है कि डायरेक्टर यांग, आपको ना मेरा बदला लेना होगा। इस कमीने ने ना मुझे मारने की हिम्मत की है और मैं चाहता हूँ कि उसे जेल में डाल दिया जाए और एक ऑफिसर को बिना वजह मारने के जुर्म में उसे कई सालों की सजा हो। डायरेक्टर यांग कहते हैं कि माँ तुम अभी शांत हो जाओ। अभी ना यहाँ हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर आए हुए हैं। ये ना चोतिया सिंह है, जो कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। चोतिया सिंह लिफेन के पास जाके झुकते हुए कहता है कि मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। लिफेन कहता है ठीक है, ये ना कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए ना तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देते हैं चूतियान सिंह को, जो कि अनाउंस करता है कि मैं चूतियान सिंह वेस्टर्न नोबल स्कूल का मालिक अनाउंस करता हूँ कि आज से स्कूल के नए प्रिंसिपल मिस्टर लिफेन है। सभी लोग उन्हें बताइए दीजिए। ये सुन सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या यांगसो नया प्रिंसिपल नहीं है क्या? लिफेन नया प्रिंसिपल? लगता है कि उन्होंने नाम बोलने में गलती की है। हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि डैड, क्या ये सच है? आपने तो कहा था कि नए प्रिंसिपल की पोजीशन मुझे मिलेगी। डायरेक्टर यांग कहते हैं कि मेरे बच्चे साओ, अब ना इस बारे में बात करना बंद करो। चू फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं जिसके हम खिलाफ जा सकें, तो इस बारे में बात करना बंद करो। वे हम देते चूतियान सिंह को, जो कि कह रहा होता है कि इतना ही नहीं, मेरे पास स्कूल के जितने भी शेयर्स हैं और बाकी के जो भी शेयर्स, वो मैं सभी शेयर्स को खरीदूंगा और वो सभी के सभी शेयर्स मिस्टर लिफेन के नाम पर ट्रांसफर होंगे। तो अब से मिस्टर लिफेन इस पूरे स्कूल के मालिक हैं। तो अब से ये स्कूल मिस्टर लिफेन की प्रॉपर्टी है। चूतियान सिंह की बात सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। फिर हम देते हैं माँ को, जो कि सोच रहा होता है कि अब ना सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं नहीं बचने वाला। ये गधा लिफेन ना अब प्रिंसिपल बन गया है। फिर हम देखते हैं वुशवांग को, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मिस चू और डायरेक्टर यांग लिफेन से इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहे हैं और चूतियान सिंह ने लिफेन को नया प्रिंसिपल क्यों बनाया।
और उसे स्कूल के सारे शेयर्स क्यों दे दिए। मुझसे ना बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे ना लीफेन से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। फिर हम देते हैं चू तियानजिंग को, जो कि लीफेन से कह रहा होता है कि मिस्टर ली, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। फिर हम देते हैं लीफेन को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि क्योंकि ये मान आदमी ना अब से तुम्हें अपने एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर रहा है। अब से ना तुम इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हो, हमें ना इस कमीना माँ की और जरूरत नहीं। ये सुन क्यूफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रहे थे कि नए प्रिंसिपल तुम बनने वाले हो? क्या वो सारी बातें मजाक नहीं थी क्या? और मेरे भाई, तुम तो अपनी जुबान के पक्के निकले, तुमने मुझे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। कोई मुझे पिंच करो, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लीफेन क्यूफी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पर हो रहे अत्याचारों का न्याय करूंगा। अब से ना तुम स्कूल के राजा हो, तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अब से ना हम दोनों साथ मिलकर स्कूल पर राज करेंगे। क्यूफी कहता है लीफेन, तुमने ना मुझे वाइस प्रिंसिपल बना के मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखाया है। अब ना तुम देखना कि मैं अपना काम कितने अच्छे से करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। वही हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि ये चू तियानजिंग ने क्या किया। उसने ये गधे लीफेन को प्रिंसिपल बना दिया और लीफेन ने क्यूफी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब ये दो गधों के हाथ में पूरा का पूरा स्कूल है। ये ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। वही हम देखते हैं डायरेक्टर यांग को, जो कि कह रहा होता है कि मेरे बच्चे साओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग बाई नी फैमिली से मैंने कांटेक्ट किया है। चू तियानजिंग ने ना 5 साल पहले नी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया था। तभी से नी फैमिली और चू फैमिली दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। नी फैमिली ने ना चू तियानजिंग को मारने के लिए कई बार असिस्टेंट भेजे, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए। लेकिन इस बार ना नी फैमिली वालों ने बहुत ही खतरनाक असिस्टेंट को बुलाया है। तो हमें ना नी फैमिली के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, जिससे कि एक ही झटके में चू फैमिली वालों का चू जैसा नामो निशान मिट जाएगा। यांगसो कहता है हाँ डैड, आप ना सही कह रहे हैं, और जब ऐसा होगा ना तब मैं उस कमीने लीफेन को मारने से पहले उसे अपने कदमों पर झुकाऊंगा। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो एक प्यार से कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।